नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास के अध्याय 5 में 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थितियों में जो पढ़ा था उससे आगे हैं वो पढ़ते हैं। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा था और हमने पढ़ा कि मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। अवध, बंगाल जैसे सूबे अंग्रेज़ों के हाथ लग गए थे। अंग्रेज़ अपनी फूट डालो राज करो की नीति व भारतीयों को आपस में लड़ा झगड़ा कर अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। दक्षिण भारत में एक मुख्य राज्य मैसूर था और मैसूर पर 1761 ईस्वी के आसपास हैदर अली नामक सुल्तान ने अपनी मजबूत सत्ता स्थापित कर ली थी और यह साम्राज्य अंग्रेज़ों की कट्टर खिलाफ था और फ्रांसीसियों का मित्र राज्य माना जाता था। तो देखिए, हम इसके बारे में समझते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर की सत्ता पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और 1766 ईस्वी में राजा की मृत्यु के बाद वह मैसूर का शासक बन गया। उसने सेना का पुनर्गठन व राज्य का विस्तार किया। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना और दोनों ने अंग्रेज़ों के साथ कड़ा संघर्ष किया। अर्थात 1761 में हैदर अली मैसूर के शासक बने और हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। अंग्रेज़ों व हैदर अली व टीपू सुल्तान के बीच आंग्ल मैसूर संघर्ष हुए। 4 संघर्ष हुए और चारों संघर्षों में इन्होंने बड़ी मजबूती से अंग्रेज़ों का सामना किया, लेकिन अंत में 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान भी मारा जाता है और इस तरह से अंग्रेज़ों का मैसूर साम्राज्य पर भी यह अधिकार हो जाता है। तो देखिए, इसके बाद हम देखते हैं अन्य राज्यों में जाट राज्य। तो उस समय में जाटों में औरंगजेब की धार्मिक और दमनात्मक नीति के विरोध का नेतृत्व राजाराम और चूड़ामन जाट ने संभाला था। औरंगजेब की धार्मिक और दमनात्मक जो नीति है, इसका विरोध है वो किसने संभाला था? राजाराम जाट व चूड़ामन जाट ने। ठीक है, चूड़ामन के विरोध का नेतृत्व चूड़ामन के द्वारा विरोध का नेतृत्व संभाला गया और जब चूड़ामन की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके भतीजे बदन सिंह, भतीजे का नाम क्या था? बदन सिंह ने भरतपुर साम्राज्य को एकजुट बनाने का प्रयास किया और उसने बदन सिंह ने भरतपुर के डिग में दुर्ग बनवाया, भरतपुर में दुर्ग बनवाया, कुमेर में दुर्ग बनवाया और वेर में भी उन्होंने वो क्या बनवाया था? दुर्ग बनवाया। बदन सिंह भरतपुर का प्रथम शासक था। उसकी मृत्यु के बाद सूरजमल जाट राज्य का शासक बना। अर्थात बदन सिंह ने भरतपुर व धौलपुर जो ये राज्य है, ये उस समय भारत में जाट राज्य के अंतर्गत माने जाते थे
और भरतपुर को अपनी राजधानी बनाते हुए बदन सिंह ने सबसे पहले यहाँ का शासक है वो बना था। और बदन सिंह की मृत्यु के बाद एक योग्य शासक जाटों को मिला जिसका नाम था सूरजमल जाट। सूरजमल जाट बहुत प्रसिद्ध शासक थे। सूरजमल जाट ने अपनी रियासत में शांति और समृद्धि प्रदान की और जाट रियासत को आगे बढ़ाने का कार्य भी है वो किया था। 1732 ईस्वी में सूरजमल ने सोगर के जागीरदार डॉक्टर खेमकरण सिंह को पराजित किया था। 1732 में ईस्वी में सूरजमल जाट ने सोगर के जागीर डॉक्टर खेमकरण सिंह को पराजित किया था और इसी वर्ष भरतपुर के किले का निर्माण शुरू किया। 1745 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह व रुहेलों को पराजित किया और 1756 ईस्वी में राजा सूरजमल ने अलवर को अधीन कर दिया और सूरजमल ने अपनी कूटनीति से 1754 ईस्वी को मुगल व मराठों की संयुक्त सेना को कुमेर से है वो लौटा दिया था। कब? 1732 ईस्वी में सूरजमल ने सोगर के जागीर डॉक्टर खेमकरण सिंह को पराजित किया और इसी वर्ष भरतपुर में किले का निर्माण शुरू किया। 1745 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह व रुहेलों को हराया और 1756 ईस्वी में राजा सूरजमल ने अलवर को अपने अधीन कर दिया और सूरजमल ने अपनी कूटनीति से 1754 ईस्वी में मुगल व मराठों की संयुक्त सेना को भरतपुर के कुमेर में पराजित है वो कर दिया। ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय सदाशिव भाऊ की सेना के लिए खाद्य सामग्री, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और पानीपत के तीसरे युद्ध के समय सदाशिव राय भाऊ की सेना के लिए खाद्य सामग्री व अन्य सामान की व्यवस्था की थी। पानीपत के तीसरे युद्ध के में पराजय के बाद लगभग 1 लाख मराठे भरतपुर में आए थे और सूरजमल ने उन मराठों को खाने पीने की व्यवस्था व आश्रय प्रदान करते हुए हिंदुत्व एकता का उस समय परिचय दिया था। और अपनी दूसरी तरफ सूरजमल ने अपनी तटस्थ नीति के कारण अहमद शाह अब्दाली के प्रकोप से अपने राज्य को बचाया। तो एक तरफ तो उन्होंने तटस्थ नीति अपनाई अहमद शाह अब्दाली से व दूसरी तरफ उन्होंने जो पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की पराजय हुई और मराठे भागकर उनके पास आए तो उनको उन्होंने शरण भी प्रदान है वो की थी। ठीक 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में हिंडन नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे 6000 घुड़सवारों के साथ मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कब? 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में हिंडन नदी के किनारे सूरजमल ने 6000 घुड़सवार सेना के साथ मुगलों पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना को भागकर जंगल में छिपना पड़ा था। इतना खतरनाक सूरजमल का आक्रमण था कि उससे बचने के लिए मुगल सेना को जंगल में भागना पड़ा था, छिपना पड़ा था।
महाराज सूरजमल वीर साहसी, कुशाग्र बुद्धिमान और जाट राज्य के सर्वाधिक योग्य शासकों में से एक थे। अपनी वीरता, साहस और चतुराई से अपनी 2 जागीरों से राज्य को पूर्व में आगरा, एटा और दक्षिण में धौलपुर, चंबल और उत्तर में मथुरा, अलीगढ़, लक्ष्मणगढ़, पंजाब व हरियाणा तक विस्तृत किया था। अर्थात सूरजमल जाट ने जाट साम्राज्य की सीमाएं भरतपुर, धौलपुर के साथ साथ अन्य स्थानों में आगरा, एटा और अलीगढ़, लक्ष्मणगढ़, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों को भी अपने अधीन लाने में सफल हुए थे। बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण सूरजमल जाट को जाट जाति का प्लेटो कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। किसके कारण? बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता के कारण सूरजमल जाट को जाट जाति का प्लेटो कहा गया है। महाराजा सूरजमल के समय जाट राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था और 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट साम्राज्य की शक्ति भी है वो कमज़ोर होने लगी थी। इस तरह धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में कई साम्राज्य जो आगे बढ़े थे वे योग्य शासकों के अभाव में पिछड़ने शुरू हो गए थे। अब हम देखते हैं सिख साम्राज्य। तो एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में पंजाब में सिख राज्य का उदय हुआ। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय सिखों ने पंजाब में उसे टिकने नहीं दिया और समस्त पंजाब को सिख सरदारों ने 12 मिसलों में बांट दिया। कितने मिसलों में? 12 मिसलों में। आगे चलकर रणजीत सिंह ने इन 12 मिसलों को मिलाकर एक स्वतंत्र सिख साम्राज्य की स्थापना है वो की थी। अब हम देखते हैं राजपूत राज्य। तो मुगल काल में केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर कुछ राजपूत राज्यों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने पूरे मारवाड़ पर अधिकार कर लिया और उधर आमेर दूसरा महत्वपूर्ण राज्य था जिसके शासक सवाई जयसिंह ने मुगल और मराठों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए थे। जयसिंह और बाजीराव दोनों ही मालवा में हिंदुत्व या हिंदू प्रभुत्व स्थापित करने को उत्सुक थे, लेकिन आगे चलकर बूंदी के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर राजपूत व मराठा संबंध हैं वो खराब हो गए थे। तो इस तरह राजपूत मराठाओं के बीच में भी आगे जाकर के संघर्ष की स्थिति बन गई थी। अब हम देखते हैं रुहेलखंड। तो रुहेलखंड में अली मोहम्मद खान ने नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात फैली अव्यवस्था का लाभ उठाया और रुहेलखंड में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। यह उपजाऊ प्रदेश गंगा तट से कुमायूं की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। अंदला बरेली को अपनी राजधानी बनाया। रुहेलों का जाटों मराठों से लगातार संघर्ष चलता रहा था। तो इस तरह जाटों मराठों रुहेलों में भी आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। तो कुल मिलाकर हम समझें तो उस समय में भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था और केंद्रीय शक्ति के अभाव में कई साम्राज्य स्वतंत्रता के रूप में शासन कर रहे थे।
छोटे छोटे साम्राज्य आपस में लड़ झगड़ रहे थे और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना का सपना पूरा होने में या पूरा होना है वो लगने लगा था। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध, मुगल साम्राज्य के पतन ने उत्तरी भारत को शक्ति शून्य कर दिया था। अर्थात जब तक मुगलों की सत्ता मजबूत थी, औरंगजेब के शासनकाल तक और 1707 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उत्तरी भारत को शक्ति शून्य मान लिया गया। और वहीं पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली अपने पूर्व में नादिर शाह द्वारा अधिकृत भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार मानता था। कुछ रूहेल और अफगान पठान भी अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। दूसरी ओर मराठा शक्ति का उत्तर भारत में विस्तार हो चुका था। उन्होंने मुगलों से 1752 में संधि कर सुरक्षा व सहायता का वायदा किया था और 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया और बिना प्रतिरोध प्रचुर धन संपदा लेकर वह पुनः अफगानिस्तान लौट गया, लेकिन लाहौर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव को उत्तर भारत में भेजा और रघुनाथ राव ने दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को अपदस्थ कर 1758 ईस्वी में पंजाब की ओर बढ़ा और अब्दाली के पुत्र को निकालकर साबाजी सिंधिया को पंजाब का गवर्नर बनाया और लाहौर भी अब इनके अधिकार में है वो आ गया था। तो कहने का अर्थ है कि उस समय भारत में मराठा शक्ति और मराठा शक्ति में पेशवाओं की शक्ति अधिक बढ़ी हुई थी, लेकिन मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली अपने पूर्वज नादिर शाह के द्वारा जीते गए साम्राज्य को पुनः जीतने की लालसा से भारत में आ गया था और 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने सदाशिवभाऊ व विश्वासराव के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध लड़ा, लेकिन इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठों की हार हुई और इस मराठों की हार और सदमे से बालाजी बाजीराव जैसे योग्य पेशवा की भी मृत्यु हो गई। अब मराठा साम्राज्य भी आपसी फूट व षड्यंत्रों का शिकार है वो बन जाता है। तो देखिए, 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में जब मराठों की पराजय हो गई, और मराठों की पराजय के कारण बताते हैं कि मराठों की दोषपूर्ण सैन्य संगठन व अनुशासन की कमी तथा भारतीय राजाओं और सरदारों में एकता का अभाव हार का प्रमुख कारण माना जाता था। मराठों को जाट, राजपूत आदि भारतीय शक्तियों से आपसी तालमेल के अभाव में उनके सहयोग से वंचित होना पड़ा और कुछ देशद्रोही शासकों के अब्दाली को सहयोग करने के कारण भी मराठों को अकेले संघर्ष करना पड़ा था। और इस युद्ध से उत्तरी भारत में मराठा शक्ति को गहरा आघात लगा और मुगल और कमज़ोर हो गए और ऐसे में पंजाब में सिख शक्ति का विकास हुआ और भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम समझें तो उस समय में भारत छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था।
कुछ रियासतें आपसी स्वार्थ के लिए एक दूसरों का सहयोग नहीं कर रही थी। ऐसी विपरीत स्थितियों में इन्होंने उसका भरपूर फायदा है वो उठाया था। धन्यवाद।